गुड मॉर्निंग। सबके क्या हाल चाल? बढ़िया। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो हर दिन की तरह। आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं बहुत ही जल्दी से पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि टेस्टी भी है और क्विक बन जाती है। आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करूँगी ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। पनीर को फ्राई करने के लिए सबसे पहला हम छोटे छोटे पीसेस में जब फ्राई करते हैं ना, तो वो चारों तरफ से वो क्यूब्स फ्राई होते हैं, तो थोड़े से कई बार हार्ड हो जाते हैं। लेकिन एकदम सॉफ्ट पनीर चाहिए फ्राई करने के बाद भी, तो सबसे अच्छा तरीका है ये बड़े बड़े पीसेस ही आप फ्राई कर लो। तो यहाँ पर पैन में सरसों का तेल डाल के गरम करेंगे। अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा सा तेल डाल दिया है, क्योंकि पनीर फ्राई करने में ऑयल नहीं लगता है, लेकिन इस तेल का यूज़ हम सब्जी के लिए कर लेंगे। तेल में बिल्कुल भी या पैन में पनीर चिपके नहीं, तो तेल में आप थोड़ा सा नमक डाल दो। जैसे ही तेल गरम हो, नमक डाल दिया, फिर आप बड़े पीसेस डाल दो और उनको पहले इस तरीके से फैला दो, घुमा दो, तो वो चिपकता नहीं है पैन में। नहीं तो कई बार होता है ना, नीचे से पकड़ लेता है। तो ये पूरे बड़े बड़े पीसेस दोनों ही हमने पलट करके दोनों साइड से फ्राई कर लिए हैं। अब जब इनके पीसेस कट करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, क्योंकि वो अंदर तक पूरा अच्छे से, बाहर से तो फ्राई होता है, अंदर तक वो पूरा पक जाता है ऑयल में, तो वो सॉफ्टनेस आ जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। कितना भी हार्ड पनीर है, आप ऐसे फ्राई कर लो और फिर उसके पीसेस कट कर लो। इससे टेस्ट भी अच्छा लगता है और फ्राई भी रहता है और सॉफ्ट भी रहता है। अब इन पीसेस को हम साइड में रख लेंगे और जो पैन में हमने तेल था वो निकाल लिया है, जितना भी हमने फ्राई किया था। अब उसी पैन में डालेंगे पानी, और ये फ्रोज़न हरी मटर जो कि मैंने विंटर्स में स्टोर की हैं फ्रीज़र में, वो धुल करके डाल दी हैं और इसके साथ ही नमक डाल दिया है। और जब मटर बॉईल हो गई है तब डाल दिया है पनीर, और अब गैस बंद कर देंगे। एक उबाल के बाद इसे ढक भी देंगे। अब क्या गर्म पानी और नमक है, जिससे पनीर और भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ये एक बहुत अच्छी टिप होती है। पनीर फ्राई करने के बाद हमेशा आप नमक डाल करके पानी गर्म रखो और उसमें डाल दो। उससे नमक डालने से फीके फीके से पनीर के पीसेस भी नहीं होते हैं, और गर्म पानी में डालने से भी पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और ढक के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने रफली चॉप किया है प्याज को, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ली है, और ये हैंड चॉपर से इनको फाइन चॉप कर लेंगे। लाइट चली गई है, मिक्सर से पीस नहीं सकता, कोई इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत काम आता है, ये सच में बहुत ज़्यादा काम आता है और ये बहुत काम का है, इसने बहुत साथ दिया है। और ख़ासकर ऐसे मौके पे जब लाइट चली जाए, और इन्वर्टर में भी ना मिक्सर नहीं चलता हमारे घर, तो इस वजह से फिर मैंने इससे पूरी फाइन चॉप की। टमाटर भी कर लिए हैं। अब ये पैन में जिसमें मटर और पनीर है गरम, इसे ढका ही रहने देंगे, साइड में रख देंगे। ये है अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड, और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, जो मैंने पहले फ्राई किया था पनीर का, वो डाल देंगे। फिर थोड़ा सा और चाहिए था तो एक्स्ट्रा भी डाल दिया। तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, हींग, जीरा और कुछ खड़े मसाले जैसे लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी का टुकड़ा और हरी इलायची। फाइन चॉप्ड प्याज है, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सारी मैंने एक साथ ही इसमें कर लिया था, और एकदम फाइन चॉप हो चुकी हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे सब एक साथ। आँच को धीमी रखेंगे, लगातार हिला देंगे। जब अच्छे से प्याज फ्राई हो जाएगी तब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला डाल करके टमाटर भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और सूखे मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं, और सबको अच्छे से मिक्स करके हुए भून लेंगे। इस तरीके से ग्रेवी बहुत जल्दी बनती है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डाला है, 2-3 चम्मच जितना, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो पूरा अच्छे से भीग जाएं। और फिर अब इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ढक दिया है कढ़ाई को, आँच को धीमी कर लेंगे और धीमी आंच में प्याज के साथ इस मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया भी काट के रख लिया, और अब इसे खोलकर चेक करते हैं। बहुत अच्छा सा मसाला भुन चुका है, ऑयल ऐसे सेपरेट सा हो गया है। थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया डालेंगे इस स्टेज में, और इसे भी डाल करके मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छा भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और एकदम ड्राई सा हो गया। हमने 2-3 चम्मच जो पानी डाला था वो पूरा सूख चुका है, और प्याज और मसाले पक चुके हैं। अब ये जो मटर और पनीर है, इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो इसमें पानी है, बस इतने ही पानी की ज़रूरत थी, मतलब इसलिए मैंने उतना पानी डाला था। अब एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये गर्म पानी है, साथ में मटर और पनीर। मटर पहले से पक चुके हैं, पनीर ऑलरेडी फ्राई भी हो चुका है,
और मसाला भी अच्छा भुन चुका है। तो इस स्टेज में सब्ज़ी को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस तुरंत ही अब उबाल आने लगती है। ढक दिया है कुछ मिनट और बस खोल कर चेक करेंगे, सब्ज़ी परफेक्ट रेडी हो गई। तो झटपट से बन जाती है। आप एक साथ सारे मसाले पूरा फाइन चॉप कर लिया और छौंका और सब्ज़ी तैयार। तो कभी जल्दी से बनानी हो तो मुझे ये सब्ज़ी बहुत सही लगती है। फेस्टिवल टाइम पे मैं अक्सर ही सोचती हूँ जब भी बनाना हो तो ये बना लो। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डालो, मिक्स करो और गर्मा गर्म मटर पनीर सर्व करो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं हैं इसमें, या जैसे पीस के डालो तो वो ज़्यादा ग्रेवी रहती है ना, गाढ़ी सी, वैसी नहीं रहती है। और जैसे घर का खाना जैसे कहते हैं ना, वो वाली सब्ज़ी, जैसे रेस्टोरेंट की सब्ज़ी नहीं कहेंगे, घर की कहेंगे, पर ये बहुत स्वाद लगती है। शुभम को बहुत पसंद है ऐसी सब्ज़ी। इसके साथ बना रही हूँ मैं फुलके। आप चाहो तो इस सब्ज़ी के साथ पूरी, पराठे, चपाती जो भी बनाना चाहो। हमारे घर बच्चों को यही पसंद है फुलके, तो वही सेक रही हूँ मैं और फटाफट से खाना तैयार। और बहुत सिंपल सा है। आज ना तो मैंने दाल बनाई है लंच के लिए, ना ही राइस बनाए हैं, बस सब्ज़ी रोटी खाएंगे। शुभम का मन था कि आज यही बनाइएगा। और सुबह जब शुभम का टिफ़िन बनाना था तब मैंने उसको दी थी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। मतलब टिफ़िन में भी उसे रोटी पसंद है। शुभम को ज़्यादातर पराठे से ज़्यादा रोटी पसंद है। शुभी को तो फिर भी पराठे पसंद है, कभी कभी अगर वो खा रही है तो गरम में पराठे बोलती है। पर शुभम से अगर पूछो उसकी चॉइस क्या खाना है तो उसको रोटी। और बस जब फटाफट से सिकती चली जा रही हैं। ये जो रोटी बनाने के बाद मैं जाली में रख रही हूँ ना, मुझे एक दिन किसी ने कमेंट में पूछा है कि जाली में रोटी क्यों रखते हैं। तो जब हम रोटी सेकते हैं ना तो गरम बहुत रहती है, भाप रहती है उसमें। तो उसी समय अगर आप घी लगा के कैसरोल में रख दो ना तो वो रोटी गीली हो जाती है। इसी कारण से पहले मैं जाली में रख देती हूँ, एक साथ बनाते बनाते फटाफट से, तो जो भाप है वो निकल जाती है, तो रोटियां गीली नहीं रहती। और जाली वाली से नीचे की जो रोटी है ना वो भी एकदम ठंडी भी हो जाएगी लेकिन गीली नहीं रहेगी। तो सारी रोटियां बनाने में टाइम ही कितना लगता है, झटपट से तो बन जाती हैं, थोड़ी सी रोटियां रहती हैं। तो जैसे ही सारी बॉल्स बना के रख लिया, एक के बाद एक बेलते गए, बनाते गए, जाली में रख लिया तो वो पूरी भाप निकल जाती है इकट्ठे। और फिर इसमें घी लगा करके आप कैसरोल में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोटी सर्वर में रख रही हूँ। और मुझे एक दिन किसी ने पूछा है कि कौन सा कैसरोल लें जिससे रोटी गीली ना हो और वो गरम भी बनी रहे। तो अगर आपको गीली ना हो इसके लिए सर्वर अच्छा है, और गरम बनी रहे तो कैसरोल अच्छा है। ये गाजर का हलवा मैंने कल ही रेसिपी शेयर की थी, बहुत ज़्यादा वाला टेस्टी हलवा है। कलर तो आप देख रहे हो, मेरी ड्रेस की मैचिंग हो गई, ऑरेंज कलर, काफ़ी टेस्टी है। और ये जो हमने इसमें मावा डाला था होममेड, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है। दो थाली तैयार है, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, पापड़, चपाती और सैलड। शुभम की फेवरेट सब्जी है ये घर में, शुभम को बहुत पसंद है। और वो ही मुझे याद दिलाता है कि वो बना दीजिएगा, तो याद आता। अभी न्यूट्रीला की डिमांड चल रही है उसकी, वो भी बनाना है उसके लिए। उसको न्यूट्रीला मूंगफली सब्जी खाने का मन कर रहा था, बनाऊंगी जल्दी ही। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं मन की बात में एक बात छोटी सी है, पर ऐसे मेरे मन में आई तो मैंने सोचा शेयर करूं। बोलने से ये होता है ना कि कई बार आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, तो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि जो लोग इमोशनल होते हैं उनसे जल्दी रिश्ता बनाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए, लड़के या लड़कियां। होता क्या है, दो में से एक कपल में कोई एक इमोशनल होता है ज़्यादा, एक होता है बड़ा प्रैक्टिकल। अब होता क्या है, जो इमोशनल लोग होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी अटैच हो जाते हैं, और जब सामने वाले से अटैच होते हैं ना तो वो अपना 100% देते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो जाते हैं या उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। अब जो दूसरा बंदा प्रैक्टिकल सोचता है, प्रैक्टिकल है क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल है, उसको मूव ऑन करना बहुत ईजी हो जाता है। वो आराम से निकल लेता है। भाई कुछ समय के बाद उसको लगा कि हम साथ नहीं रह सकते या ये हमारी दोस्ती आगे नहीं चल सकती है, वो तो खिसक लिए और मूव ऑन हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है, जो इमोशनल लोग होते हैं ना वो उनके साथ अटैच रह जाते हैं और उसका उनको मतलब बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आपको किसी से भी रिलेशन करने से पहले, दोस्ती करने से पहले, रिश्ता करने से पहले, नॉर्मली आप अटैच हो रहे हो किसी से, अगर आपको पता चल रहा है कि वो इमोशनल है, तो आप थोड़ी देर सोचो
कि रुको उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको 6 महीने बाद महसूस हो कि हाँ हमें भाई सही नहीं है, या हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आपको, मुझे लगता है कि उस समय रुक जाना चाहिए ज़्यादा क्लोज होने से पहले, क्योंकि वो जो इमोशनल है, आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। वो लोग पूरा मतलब मन से, फिर उनके दिमाग पर इस बात का असर पड़ जाता है। और मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा जाने अनजाने एक गुनाह है। गुनाह इसलिए कि सामने वाले का बहुत बुरा होता है हाल दिमागी तौर पर। एक होता है हैरेसमेंट फिजिकली, एक होता है मेंटली। और मुझे लगता है फिजिकल हैरेसमेंट तो है ही बुरा, मेंटल हैरेसमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि सामने वाला अपने दिमाग से जी नहीं पाता, सोच नहीं पाता, चल नहीं सकता, रह नहीं सकता, मतलब पूरे टाइम। और वो बहुत ही इफ़ेक्ट करता है सामने वाले की लाइफ में। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो इमोशनल होते हैं और वो परेशानी में हैं, क्योंकि वो इस बात से बाहर ही नहीं आ पाते हैं कि सामने वाले ने चीट किया, या ये उसका इंटेंशन ऐसा था, या उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तुमने इतना रायता फैला रखा था कि भाई हम तो पूरा 100% आपके साथ हैं, लेकिन अब सामने वाला तो नहीं था ना। तो इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए रिश्ते में जुड़ने से पहले। लेकिन खास कर वो जो बहुत दिमाग वाले लोग हैं, जो बहुत दिमाग से सोचते हैं और जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको ना इमोशनल लोगों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आपके द्वारा किया गया अनर्थ ही है। अनर्थ ही है भाई। सामने वाला मतलब अच्छा वाला इंसान, आप देखो ना, कुछ लोगों को मिलोगे, आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं बताना मुझे ज़रा। ये कुछ बड़े इमोशनल लोग होते हैं, अब वो बेचारे जो है हमेशा दुखी आत्मा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो दुख है उनके जीवन में बैठ गया, अब वो निकलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में, दिमाग में हर तरीके से धारणा बिठाल रखी है। तो ये चीज़ मुझे कहनी थी। और भाई क्या बात है, मैंने जब घर में लोगों की आदतों का नंबर गिनाया, सब मम्मियाँ बड़ी खुश, सब बीवियाँ बड़ी खुश, और कुछ तो लोगों का यही कहना था कि हम अपने बच्चे को तो बहुत समझा रहे हैं, लेकिन उसके पापा को क्या समझाएं, वो तो नहीं मानते हैं, नहीं सुधर रहे हैं तौलिया और ये वो। तो भाई देखो बहनों, मेरा एक ही कहना है कि तुम अपने बच्चे को सुधारो, सास के बेटे को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि सास के बेटे को सुधारने के चक्कर में तुम अपने बेटे को ही ना सुधार पाओगी, कुछ नहीं हो सकता उनका जब जो अपनी माँ, जिनकी माँ उनको नहीं सुधार सकी, हम काहे को उनको सुधारे, और हम कौन कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए ये ख्याल भी अपने दिमाग में छोड़ दो कि कोई तुम्हें गीली टॉवेल बेड में ना रखेगा, वो प्रॉपर फैलाएगा ना, कतई ना। इसलिए जो तुम देख रही हो कि सामने वाले की अम्मा ने उसको सिखाया नहीं है, तो वो तुम्हें अपने बच्चे को सिखाना है और एक एक बात सिखानी है। तो वही काफ़ी है कि तुम अपने बेटे को सुधार लो, सास के बेटे को सुधारने के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है? बताओ सब लोग यही लिख रहे थे कि हमारे हस्बैंड, हमने तो 2-4 लोगों को कमेंट में रिप्लाई भी किया कि भाई देखो उनका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हंस दिए इमोजी। हमने कहा और क्या, हर कुछ नहीं हो सकता उनका, क्या ही हो सकता यार, अब हम क्या सुधारेंगे, है कि नहीं। लाइफ निकल गई पूरी सीखते सिखाते अब तो उनके सिखाने के चक्कर में हुआ है, बच्चों को कौन सिखाने आएगा। इससे अच्छा हम अपने बच्चों को सुधार लें। और बहुत सारी आदतें भी किसी ने लिखी। हाँ, एक बहुत फनी कमेंट था, एक था कि ये सब आदतें तो सिखानी चाहिए, बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि जब हम किसी के घर जाएं तो पूरी प्लेट ना साफ करें, पूरी प्लेट खाने के चक्कर में पूरी प्लेट साफ कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएं, आराम आराम से खाएं। ये सुनकर तो मुझे बहुत पढ़कर बड़ी हंसी आई इस कमेंट को पढ़ के कि सच में यार ये भी बताना चाहिए। और बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, वही जिनकी मम्मी इनसे खाया नहीं है, खाना खाते हैं तो चम्मच से खट खट आवाज आती है, ऐसा लगता है इनके हाथ से इनके चम्मच खींच लें। भैया कहो भैया तुम हाथ ही से खाओ, अरे दांत में भिड़ा भिड़ा के चम्मच से खाते हैं, ऐसे आवाज कर करके खाते हैं कि सामने वाले को ऐसे लगे कि भाई अब पता चल गया कि तुम खा रहे हो, थोड़ा शांति से खा लो। कुछ लोगों को हमने देखा भाई, सुबह जो ब्रश होता है, वाह वाह वाह, ऐसा ब्रश करते हैं कि एक बंदा ब्रश कर चुका है, दूसरा अगर ब्रश कर रहा है तो फिर पूरे घर में जो आवाज़ें गूंजेंगी, अरे अगल बगल के घरों में आवाज़ें गूंजती हैं। और फिर वो जो
जीभी करने की जो आवाज़ आती है। तो सामने वाला अगर नाश्ता कर रहा हो कोई एक, तो वो तो ओंक ही दे, मतलब उस ओंकी के चक्कर में हम क्या ही बताएं। ये सब भी चीज़ें, ये सब भी मैनर्स के अंदर हैं भाई। अब ठीक है, बाथरूम दरवाज़ा बंद है, आप उसके अंदर तक तो ठीक है बात लेकिन खुले में, छतों में, बालकनी में ऐसे कर रहे हैं ताकि अगल बगल 4 घरों में सुनाई दे। वो सुबह सुबह का कुल्ला बुखारी, वो भी बड़ा डेंजरस सीन होता है। ऐसा लगता है कि सब इन लोगों को बचपन में सिखाना चाहिए था। सफाई करो, मना नहीं है पूरा अंदर तक गला साफ करो, लेकिन ये भी देखो ना, आसपास भी लोग हैं और चम्मच से खट खट की आवाज़। और तो और भाई साहब, खाना खाने के बाद हाथ धो के जो अपने कपड़े में पोंछ लेना, काम करते करते काम हो गया, हाथ पोंछने को, अरे एक टॉवेल बना लो, 5-4 छठवा, इसीलिए यहाँ पोछन्ना टंगे रहते हैं, पोछन्ने यहाँ टंगे हैं ना, ये इसी तरीके से एक नल के बगल वाले में टंगा रहता है। और रुमाल बना लो अगर, ठीक है ना, क्योंकि वो जो हाथ खाने के बाद हाथ धुला गया या कुकिंग करते समय हाथ धुला गया और जो कपड़े में पोंछ लिए गए, तो साइड साइड में जो निशान बनते हैं कपड़ों के, वो भी बहुत गंदे लगते हैं। तो बहुत सी चीज़ें अगर हम लोग गिनाने बैठे तो बहुत कुछ है, हंसी मजाक वाली बातें। बस यही है कि जितना हो सके, जितना आप कर सकें उतना ही, मतलब जो आप देख रहे हो और आपको खटके आंखों में, तुरंत उसी समय बच्चों को टोक देना चाहिए। टोकते टोकते फिर आदत बन जाती है। हाँ, एक और कमेंट था कि मैं जितना टोकती हूँ, टोका टाकी करती हूँ, तो सबको लगता है मैं बिना बात के घर में बात को बढ़ा रही हूँ, छोटी छोटी सी बातों में टोकती ही रहती हूँ। हाँ, ये बात भी है बहन, ये तो हमारे साथ भी है। हम भी टोका टाकी के मामले में हैं ही बदनाम। हर बात में जो सामने दिखी, कोई गलत चीज़ हो रही है, कोई गलत बात हो रही है, कोई गलत, तुरंत टोक दिया। हालांकि लेकिन एक बात ये भी, टोकते टोकते बहुत सारी आदतें बच्चों की सुधर गई हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से टोक रहे हैं उनको, टोकते टोकते अब वो, हम उनका मुंह भी देखें समझ जाते, मम्मी अब क्या बोलने वाली, उसके पहले वो काम। और हाँ, एक और कमेंट था कि कोई भी सामान जहाँ से उठाओ वहीं रखो। ये तो मेरे घर का रूल है भाई। मतलब मैं जहाँ कोई चीज़ रखूँ, एक सुई, एक कैंची, एक वो ऐसी चीज़ें जो रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ऐसे बता दूंगी कि वो कहाँ रखी, क्यों? क्योंकि मैं वहीं रखती हूँ। हाँ, वो चीज़ कब मिस होगी, नेल कटर कब गायब होगा, जब किसी थर्ड पर्सन ने वो नेल कटर उठाया है और उसने इधर से उधर रखा है। वरना मैंने जहाँ रखा है उसी ड्रॉर में नेल कटर मिलेगा, ये गारंटी रहती है। मतलब मैं जिस चीज़ को जहाँ से उठाती हूँ उसी जगह पे रखती हूँ। अपने बच्चों को भी यही चीज़ मैंने सिखाई है और दूसरे के बच्चों को भी सिखाई रही हूँ कि भाई वहीं पे रखना है, ऐसे ही ढक्कन बंद करना है। खा तो लेना है जो कुछ भी खाना है, अलमारी से खोल के यहाँ के सामने के डब्बों में से खाना है, कोई मनाही नहीं खाने की, पर डब्बा पूरा बंद मिलना चाहिए, ढक्कन पूरा प्रॉपर लगा होना चाहिए नाश्ते की चीज़ों का। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, तो टोकते हैं हम, सामने वाले को बुरा लगे तो लगता रहे हमारा काम है टोकना, हमारा अधिकार है टोकना तो हम कहते रहते हैं। और हमने 10 बार कहा है तो हमने देखा है कि फिर कुछ चीज़ों में सुधार भी आया, दूसरे के बच्चों को भी हमने सुधार दिए हैं कई सारी आदतें। तो इसलिए जंग जारी रखो, अपना अभियान जारी रखो, क्योंकि हमें तो करना है, स्वच्छता अभियान लाना है और मैनर्स का लाना है, एटिकेट्स का, और थोड़ी बहुत तहजीब और तमीज़ का। आज का ज्ञान कैसा लगा जरूर बताना, और अपने कुछ इसी तरीके के टिप्स भी मुझे देना, ताकि जब मैं शुरू हो जाऊं बोलने में तो मुझे आपके कमेंट्स याद आए और फिर मैं सबके साथ शेयर करूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।